सो वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। तो अब हमारा आया नेक्स्ट सेकंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो जितना हमने कर दिया था उसके बाद हम अगला स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबको पता है। एवरीबडी नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हमें इसमें यह बताना है कि एसिड्स और इलेक्ट्रिक करंट का कोई रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट खुद तो अकेला आएगा नहीं, या तो एसिड्स करेंगे या बेस करेंगे। तो एसिड्स का इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है। पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा है, एसिड्स एंड एल्कलीज। व्हाट इज एल्कलीज, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। एल्कलीज क्या होते हैं, जो ऐसे बेस जो कि सोल्यूबल होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, तो एल्कलीज एसिड्स इन सब का इलेक्ट्रिक करंट से क्या रिलेशन है हमको वो बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं आप इसमें, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन इज कैरिड बाय आयन। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि करंट होता कैसे है। करंट आता कहाँ से है, आयन से आता है। कहीं पे भी हो रहा है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, चाहे आप किसी भी चीज़ में देख लो, करंट हमेशा आपका आयन से जनरेट होता है। ठीक है, और सॉल्यूशंस ऑफ एसिड जैसे कि HCl। व्हाट इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सॉल्यूशंस होते हैं हमारे एसिड्स के जो जनरेट करते हैं आयंस को, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और एल्कलीज भी जनरेट करते हैं, बेस जनरेट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एसिड्स एंड एल्कलीज लिखा है, एसिड्स एंड बेस नहीं लिखा, एसिड्स एंड एल्कलीज लिखा है। हमेशा बेस आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे, एल्कलीज आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो एल्कलीज क्या करते हैं, वो भी आयंस जनरेट करते हैं, जैसे कि NaOH। व्हाट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ग्लूकोज अल्कोहल डू नॉट जनरेट आयंस। ग्लूकोज और जो अल्कोहल होता है वो आपके कोई भी आयंस जनरेट नहीं करते। अगर वो आयंस जनरेट ही नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होने देंगे। ठीक है, दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके ऊपर आपका NCERT में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई ग्लूकोज क्यों नहीं करता, अल्कोहल क्यों नहीं करता, वो भी तो इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि वो आयंस जनरेट नहीं करते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव एसिड्स रिएक्शन विद मेटल। सबसे फर्स्ट वाली जो हमारी लेक्चर था उसके अंदर PPT थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि एसिड पानी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड्स पानी के साथ क्या रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एसिड मेटल के साथ भी तो रिएक्ट करेंगे, सेम बेस के साथ भी तो करेंगे, कुछ ना कुछ और भी तो चीज़ें हैं। अगर सिर्फ एक रिएक्शन से तो काम चलेगा नहीं। तो अब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे विद अ ट्रिक कि आपको याद कैसे रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब एसिड को मेटल के साथ किया जाता है तो आपका एक तो सॉल्ट होता है, एक हाइड्रोजन गैस होती है, एक आपका सॉल्ट निकल के आएगा, एक आपकी हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी। ठीक है, अगर आप पेपर में ये पहचान पा रहे हैं कि एक एसिड है एक मेटल है, तो दूसरा सबसे पहला काम आपका क्या होगा ये याद करना है, एसिड प्लस मेटल आपको क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। तो सबसे पहले अगर सॉल्ट आप नहीं भी बना पा रहे, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बना पा रहे, बट ठीक है अगर नहीं बना पा रहे हैं, पूरा बड़ा पेपर आया हुआ है, नहीं बना पाते कई बार, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन गैस लिख लें, हाफ मार्क्स आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेंगे, जिंक मेटल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट किया, अब हमने एसिड प्लस मेटल किया, एसिड प्लस मेटल किया, तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक सॉल्ट बन रहा है जो कि है ZnCl2। ठीक है, ZnCl2 रिलीज हो रही है, ये सॉल्ट बन रहा है आपका। सेम सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, कॉपर का H2SO4 के साथ, कॉपर का H2SO4 के साथ। ठीक है, उसके बाद लेंगे कॉपर सल्फेट का लेंगे, कॉपर सल्फेट निकलेगी।
और हाइड्रोजन गैस आपकी इसमें भी रिलीज होगी। सेम एल क्या होता है भाई, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, एसिड को किसके साथ किया हुआ है आपने, मेटल के साथ। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, HCl क्या है, एसिड है, तो फिर से एक सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। यही 3 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, यही आपको ध्यान रखने हैं। अगर इनके अलावा कैसे याद करने हैं, तो ये ट्रिक है। सबसे पहले तो ये हमारी टेबल होती है, इसके अंदर हमें क्या याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है, कहाँ है हाइड्रोजन, हेयर इट इज, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं, सिर्फ वही आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये आपके मेटल्स हैं, दोबारा सुन लीजिए, ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे सिर्फ यही आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जो इससे नीचे वाले होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जो इससे नीचे वाले होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे आपके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये आपको सीरियल वाइज याद करनी है। अब सीरियल वाइज तो ये याद होने से भाई, तो इसके लिए भी हमें ट्रिक चाहिए होगी, इसको आपको सीरियल वाइज याद रखना है। अब वो कैसे याद रखना है, तो देखिए इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। सबसे पहले होता क्या है, फर्स्ट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये आपके मटेरियल्स हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक हमने देखनी है, क्योंकि ये बिल्कुल सीरियल वाइज आपको याद रखने हैं। अगर इसका आप ऊपर भी याद रख लेंगे ना कि ये है, फिर भी आपका गलत हो सकता है आंसर। तो थोड़ा सा भी हमको रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसको याद करने के लिए एक फनी ट्रिक मैंने बनाई है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, प्लीज़ वॉच आउट दैट। देखिए पोटेशियम की जगह आप याद करेंगे कैटरीना, सब देखते हैं कैटरीना कैफ को। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक है आपके लिए। क्या है ट्रिक में, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। डायरेक्टली याद रहेगी। कैटरीना से आप के से डिनोट कर सकते हो, ने से ना होगी, ठीक है। कार से सी हो जाएगा, मांगी से मैग्नीशियम देख सकते हो आप, ठीक है। ऑल्टो से एल्यूमिनियम हो जाएगा, जेन से जिंक हो जाएगा, फरारी से Fe हो जाएगा, फिर भी से लेड हो जाएगा, हाथ से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन पे आते ही आपको याद करना है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन से नीचे वाले रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी, क्यों, कॉपर में क्यों ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ले लेंगे मरकरी से मिली, सिल्वर का सिल्वर ही रखा है मैंने, गोल्ड का ओडी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, हाइड्रोजन से जितने भी आपके ऊपर वाले होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जो नीचे वाले हैं वो रिएक्ट आपके नहीं करेंगे। अब ये देखिए हमने ये 3 रिएक्शन कर गया, अब इनमें से एक गलत है, तभी मैंने तीनों सही बता दिया आपको। तीनों में से एक गलत है, आप बताएंगे कौन सी। फर्स्ट है जिंक, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा दिख जाए, ठीक है। पहली है हमारी जिंक, जिंक कहाँ है भाई, हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखिए कॉपर, ये हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, मैंने तो यहाँ ठीक कर दिया, इसीलिए ठीक किया है, तो ये आपकी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। सेकेंडली आपकी आती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ है, ये भी हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये रिएक्ट करेगा, जी बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो ये था आपका एसिड का किसके साथ रिएक्शन,
मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, ये टेबल आपको लर्न रखनी है, ये टेबल आपको लर्न रखनी है। उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है, उसकी ट्रिक आपको मैंने बता दी है। अगर आपको अपनी ट्रिक बनानी है वो भी बना सकते हैं, अगर इसमें से याद करनी है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पहले हमारी है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये आपकी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है जिसमें से हर बारी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, या पूरी की पूरी एक्टिविटी आती है, या अलग तरीके से एक्टिविटी को शो किया जाता है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हाइड्रोजन गैस की एक्टिविटी को। सबसे पहले आपको ये फिगर देखनी है। फिगर में क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखिए ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले जिंक के ग्रैनुअल्स डाले हुए हैं, किसके डाले हुए हैं, जिंक के ग्रैनुअल्स डाले हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है। जिंक ग्रैनुअल्स के साथ उसने रिएक्ट किया, कैसे किया, जिंक ग्रैनुअल्स H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, ZnSO4, क्या बना रहा है, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, और वो होगा क्या, वाइट विट्रोल होगा, ठीक है। विट्रोल क्या होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन या सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसको आप विट्रोल बोलते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि कौन से कलर का है, ये वाइट कलर का है, ठीक है। और क्या इवॉल्व हो रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो रही है। तो ये आपकी प्रिपरेशन आपको पूरा का पूरा, जब अगर ये आती है हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन, तो आपको फुल ये डायग्राम बनाना होगा, उसके साथ ये रिएक्शन लिखनी होगी, और इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर, ये आपके एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी अवेलेबल है, उसके अंदर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि हमने टेस्ट ट्यूब ली, ये लिया, इसका सेटअप किया। आप 10th क्लास में तो इतनी इंग्लिश तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे स्लाइड पे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो ये इसी की स्लाइड है, क्या है हमारी, क्या बना है हमारा, H2SO4, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद पहले एक क्वेश्चन बनता है कि सिर्फ जिंक ग्रैनुअल्स ही क्यों लिया, जिंक मेटल क्यों नहीं लिया। मैंने पीछे रिएक्शन किसकी सिखाई थी, जिंक मेटल की सिखाई थी, तो फिर हमने जिंक ग्रैनुअल्स क्यों लिए हैं, ये जिंक ग्रैनुअल्स क्यों लिए गए हैं, क्यों, क्योंकि इसकी ये सरफेस एरिया ज़्यादा देते हैं आपको, ये आपको सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो ZnSO4 आपका बना है, ZnSO4 बना है, उसको हम वाइट विट्रियोल बोलते हैं। उसके बाद H2SO गैस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सी गैस इवॉल्व हो रही है उसको टेस्ट करने के लिए क्या हम मेथड यूज़ करते हैं। तो H2S गैस को चेक करने के लिए हमारा मेथड होता है पॉप टेस्ट। क्या होता है, देयर इज अ मेथड जिससे हम हाइड्रोजन गैस को चेक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होती है, बर्न्स विद पॉप साउंड, इसीलिए इसको पॉप टेस्ट कहते हैं। और वो एक कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, कंबस्टिबल होती है, बट इट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। हाइड्रोजन गैस आपकी सपोर्टर नहीं होती कंबशन के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, पहली बात तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, जितना आप रिएक्शंस को समझते जाएंगे, याद करते जाएंगे, उसी के साथ ही होता चला जाएगा, ठीक है। वरना इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। जितना इस रिएक्शंस को आप समझेंगे खुद से भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कौन किसके साथ क्या बना रहा है, H2O CO2। जब भी आप पहला क्वेश्चन देखते हैं उसमें आप देख पाते हो कि एसिड क्या है, बेस क्या है। तो सबसे पहला काम ही आपका ये होता है कि जो आपको पता है कि हाँ ये पक्का निकल ही रहा है, जैसे कि किसी में हाइड्रोजन निकल रहा है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो भी चीज़ निकल रही है सबसे पहले आप उसको लिख देंगे,
ठीक है, हाफ नंबर आपका इसी में ही आ जाएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ यही चीज। अब आपका एसिड का मेटल के साथ हो गया, किसका हो गया, एसिड का मेटल के साथ हो गया। अब बेस भी तो रह गया, जब एसिड में बेस को एक साथ पढ़ रहे हैं तो बेस को भी तो मेटल के साथ करवाएंगे। अब देखिए, बेस को अगर आप मेटल के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आता है। क्या आता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आपको मिलता है। सेम चीज, एसिड को जितना मेटल के साथ करवाया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिला, सेम बेस को मेटल के साथ करवाया आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अब देखो हमने क्या लिया हुआ है, NaOH। इफ इट इज नॉट विजिबल आई एम राइटिंग हियर NaOH प्लस जिंक, NaOH प्लस जिंक लिया हमने। NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, इसी चैप्टर में हम बार बार लिख रहे हैं ताकि सबको याद हो जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल क्या बना रहा है आपका, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो रही है। अगर आप बुक में ये साइन देख रहे हो जो मैं बना रही हूँ, इसका मतलब है गैस, आयंस नहीं। जहाँ पे आपको ये एरो विजिबल होगा इसका मतलब है कि आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, आयंस इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड अ गैस। ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और इसका नाम आपका होता है सोडियम जिंकेट। अब इसको तुम सोडियम जिंक ऑक्साइड करके कुछ मत बनाना, वही लेक्चर फर्स्ट वाली बात कि इनका नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हो चुका है, सो वी हैव टू मूव ऑन फॉर दैट। ठीक है, अब इसका नाम आपको याद रखना है सोडियम जिंकेट। अभी ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है, बट कई बार बच्चे भूल जाते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, इसको लिए भी आप कुछ अपनी ट्रिक्स बना सकते हो, Na2 Zna2। ठीक है, कुछ भी बना लेना अपनी, ना तू जाना तू, कुछ भी करके जो आपको ट्रिक्स समझ में आए अपने लिए, जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। ना तू जाना तू करके कुछ भी जो आपको अच्छा लगे अपनी ट्रिक्स बनाइए, बस आपको याद करना है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले अब हमारा एक क्वेश्चन है, जितना अभी आपने कर लिया है, एसिड का मेटल के साथ कर लिया है, बेस का भी अब मेटल के साथ कर लिया है। ठीक है, दोनों का सीख लिया है। एसिड क्या क्या सीखा हमने, पहले ये देखिए, एसिड का आज क्या क्या सीखा, एसिड का मेटल के साथ सीख लिया। ठीक है, बेस का मेटल के साथ सीख लिया, और दोनों का एक ही आ रहा है आपका, क्या आ रहा है दोनों का, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये दोनों सीखी। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है आपने वो देखना है पहले। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, सब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये कह रहा है कि मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। भाई हमने यह भी पढ़ा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट कीजिए और ये बताइए कि उस गैस को आप चेक कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से बताइए, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो जो अभी पीछे आप लोगों ने किया है, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, ये वाला उठा लो, जिंक का उठा लो, जो सबसे इजी लगता है ना, ट्राई विद दैट एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन आती होगी, हमेशा उस एग्जाम्पल के साथ जाना जिसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सको या अपने फ्रेंड्स को बता सको, किसी को समझा सको। हमेशा उस एग्जाम्पल को आपको आंसर में लिख के आएंगे। ठीक है, दैट इज अ प्रो टिप। तो अब आप लिख सकते हो Zn प्लस HCl का, यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, इसको आप वो कर लेना, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस हो गई है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप ये लिखना, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ लिखेंगे यस, इफ वी रिएक्ट मेटल्स विद एसिड, इफ we react metal with acid we will get salt and hydrogen gas evolved। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं बट 3 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, जो चीज़ दी होती है उसको भी ट्राई टू एक्सप्लेन इट।
ठीक है, नॉट ओवर एक्सप्लेन इट बट एक्सप्लेन इट। अब देखिए क्या है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप दे देंगे इजी। उसके बाद कह रहा है कि इस गैस को प्रेजेंस की, मतलब जो गैस आपकी इवॉल्व हो रही है उसको, उसकी वहाँ पे प्रेजेंस है, अब मेरी यहाँ पे प्रेजेंस है, कैसे प्रूव करोगे? सेम यही क्वेश्चन है कि H2 गैस वहाँ निकल रही है, उसको कैसे प्रूव करोगे वो बताना है आपको। तो H2 गैस कैसे इवॉल्व हो रही है वो बताना है आपको। अब उसके लिए तो एक ही टेस्ट है हमारा, पॉप टेस्ट। पर पॉप टेस्ट होगा कैसे? सबसे पहले आप ये लिखेंगे द हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमारा टेस्ट होता है, हम उसको बोलते हैं पॉप टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉप टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, एक कैंडल को लेके आते हैं, कैंडल को ले आते हैं टेस्ट ट्यूब के पास, वो अगर बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, तो आप उससे प्रूव कर सकते हो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। और वो जो कैंडल है आपकी, अगर वो पॉप साउंड की तरह, कैंडल है जो आपकी, अगर वो पॉप साउंड की आवाज़ से बुझ रही है, एक्सटिंग्विश हो रही है, ठीक है, बुझ रही है या एक्सटिंग्विश हो रही है, तो आप इससे बता सकते हो कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये आपका इंश्योर कर देगा कि इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, इजी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज़ खुद से आप लिखिए। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल प्रोवाइड द आंसर फॉर दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जितना हो सके क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, when 2 ml of सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड फटाफट लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ठीक है। 2 ml का सॉल्यूशन लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको ऐड किया, इज एडेड टू फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। अब इसको जिंक के कुछ वो डाले टुकड़े, अरे ठीक है, फिर उसको गर्म किया गया, रिएक्शन परफॉर्म की गई। द रिएक्शन दैट ऑकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिंक और NaOH, ये शायद हमने कोई एक्टिविटी नहीं की है, जिंक के ग्रेनुअल्स लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिया डाला, ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है क्या हमने? की है? चलो देखिए, ये बताया था आपका, ऐसी कोई चीज पढ़ी है भाई? NaOH क्या है आपका? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है? बेस है। जिंक क्या है? मेटल है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बन रहा है? Na2ZnO2 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रही, यही सेम रिएक्शन आपने उठा के वहां पे लिख देनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, यही की यही रिएक्शन वहां पे आएगी। देखिए कौन सा, Na2ZnO2, Na2ZnO2 देखिए कहाँ बन रहा है। अब देखो NaOH प्लस जिंक, NaOH प्लस जिंक, Na2ZnO2 बन रहा है? नो, Na2ZnO2 गैस बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? और किसी में Na2ZnO2 नहीं बन रहा, इसमें और इसमें। देखिए एक तो आपका बन रहा है Na2ZnO2 इसमें, एक इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, इसमें पानी इवॉल्व हो रहा है। पानी थोड़ी ना इवॉल्व करवाया था हमने, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाई थी ना। तो टिक कौन सा करेंगे ऑप्शन आप? दिस वन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिर्फ समझना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ समझना नहीं है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं अपना ज्ञान देती हूँ। सिर्फ समझना नहीं होता है इसको, आपको जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है पॉज कीजिए, क्वेश्चन ट्राई करो, देखो आप कितना समझ पा रहे हो। उसके बाद नहीं आ रहा, पॉज हटाओ, देखो क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये अगर क्वेश्चंस के लिए आप अलग सी नोटबुक बना सकते हो या जो भी कर सकते हो अपने लिए, प्रैक्टिस के लिए जितना हो सके लगा सकते हो जोर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है हमारे, अब हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री में ना बोलूँ, इंग्लिश में पूछूँ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइज, जैसे अब कोई चीज़ है अच्छी तो कुछ बुरा भी है, ठीक है, दोनों चीज़ के पहलू होते हैं। तो न्यूट्रलाइज रहना चाहिए लाइफ में, ना आपको अच्छा फील हो ना आपको बुरा फील हो, लाइफ में आगे वही जाता है जो इंसान न्यूट्रलाइज रहता है, ठीक है। तो
यही है, बीच में हम लाइफ की बातें करने लग जाते हैं। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, अब पहले आपने एसिड को पानी में डाला, फिर एसिड को मेटल के साथ डाला, एसिड बेस दोनों की बात कर रही हूँ, एसिड बेस को पानी में डाला, फिर एसिड बेस को मेटल के साथ भगाया। अब एसिड बेस को अगर हम एक साथ लगा दे तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, दिमाग में आता है। एसिड और बेस को अगर हम एक साथ कर दे तो, एसिड और बेस को हम एक साथ कर दे तो आपको बेटा मिलता है सोल्ट और प्लस वाटर। एक सोल्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा। थोड़ी सी वॉइस मेरी क्रैक हो रही है बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे। सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। उसके बाद एसिड होगा आपका, देखो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें समझ में आती है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, HCl है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्लस NaOH बेस है, बेस है। सबसे पहले पानी निकाल दो, क्या निकाल दो, वाटर, वाटर इवॉल्व करवा दो। उसके बाद क्या बन रहा है हमारा, सोल्ट बन रहा है। सोल्ट क्या बनेगा आपका, NaCl। इजी, कुछ भी नहीं है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो। अब देखो, अब H2SO4 लिया, क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ किया, किसके साथ किया, CaOH2। ये क्या है आपका, बेस है। बेस से फिर से वाटर बना, ये 2 नीचे आएगा, H2O है, ठीक है, और सोल्ट बना। सेम अगर मैं अब एसिटिक एसिड को लेती हूँ मैग्नीशियम बेस के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो आपका सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। ये 3 रिएक्शन ही आपकी सिलेबस में है, ठीक है। तो यही हमने बताया, एसिड प्लस बेस क्या देता है आपका, सोल्ट प्लस वाटर। उसके बाद आप ये देखेंगे H प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस H2O बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है, क्या बोला मैंने, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा प्रीव्यू कर देते हैं। इट इज़ नॉट हैपनिंग, चलो इट्स ओके। अगर मैं बोलूँ आपको इसका मतलब क्या हुआ ये बताना है। अब एसिड्स क्या देते हैं आपके, एसिड्स क्या देते हैं, H प्लस आयंस। OH नेगेटिव आयंस कौन देता है, बेस देता है, बेस देते हैं, ठीक है। क्या बन गया, वाटर बन गया। एसिड्स, एसिड से मिला H प्लस, बेस से मिला OH नेगेटिव आयंस, और बन क्या गया, H2O। क्या बन गया, H2O। सो इतना आगे आपको सबसे अच्छी रिएक्शंस होती हैं, सबसे ईजीएस्ट रिएक्शंस आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, सबसे ईजीएस्ट होती हैं ये। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, सो वी विल हैव, अब मेटल्स को करवा दिया, नॉन मेटल्स को करवा दिया, ठीक है। मेटल्स को करवा दिया है, नॉन मेटल्स को वाटर में करवा दिया है, एसिड और बेस को एक साथ करवा दिया। अब हम उसकी ऑक्साइड्स को करवाएंगे। आप क्या करवाएंगे, ऑक्साइड्स को करवाएंगे। तो हमारी फर्स्ट ऑक्साइड होती है, सबसे पहले एसिड का करते हैं, उसके बाद हम बेस पे जाते हैं ना। तो मेटल प्लस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को अगर आप एसिड के साथ करवाते हैं तो आपका एक तो वाटर ऑब्टेन्ड होता है, उसके साथ सोल्ट होता है, ठीक है। फिर से वही सेम रिएक्शन, फिर से वही सेम चीज़ें। अब आपकी मेटल ऑक्साइड कौन कौन सी हैं, एक है आपकी ZNO, CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपकी 4 मैंने ऑक्साइड्स लिख दी हैं, ठीक है। अगर मैं उनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो फिर से आपका सॉल्ट बन रहा है, फिर से आपका वाटर बन रहा है। क्या याद करने का रह गया है इसके अंदर, सोल्ट प्लस वाटर, हर जगह सेम ही चीज़ बने जा रही है, बस आपको याद रखना है कि क्या बन रहा है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड लेंगे आप CuO, ठीक है, उसके साथ एसिड लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया आपका सोल्ट। ये क्या बन गया आपका, सोल्ट। ये बन गया आपका वाटर, ये बन गया हमारा वाटर, ठीक है। लेकिन इनके क्या करने हैं, ये रिएक्शन हमारी इतनी स्पेशल क्यों है, एक तो इसके कलर्स याद करने हैं। जिस रिएक्शन में आपको कलर्स याद करने होते हैं तो वो रिएक्शन आपके लिए बहुत स्पेशल होती है। आपके लिए क्या, मेरे लिए, सबके लिए, ठीक है। CuO का कलर आपको याद रखना है कि वो ब्लैक कलर का, सॉलिड कलर का होता है। HCl आपका डाइल्यूटेड लिया आपने। CuCl2 का आपका जो कलर मिलेगा वो मिलेगा ब्लू ग्रीन कलर। एंड स्टूडेंट्स आर जनरली आस्क मी कि वाई देयर इज नेसेसरी टू लर्न द कलर्स ऑफ दिस।
कलर्स क्यों याद रखने हैं हम लोगों ने, ठीक है, तो कलर्स हमें इसीलिए याद रखने हैं कि भाई क्वेश्चन में आपसे कोई CuCl2 डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लू ग्रीन कलर का कोई एलिमेंट है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि ब्लू ग्रीन कलर का कोई एलिमेंट ऑब्टेन्ड हो रहा है, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है जो आपको ब्लू ग्रीन कलर का एलिमेंट आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो क्या बन रहा है भाई, CuO HCl के साथ करके CuCl2 आपका ब्लू ग्रीन कलर का मिल रहा है और H2O वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, या मैं ही नोटिस कर रही हूँ या मेरी आदत है इतनी नोटिस करने की, देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दे रहा है सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर, एसिड कौन दे रहा था, अभी कुछ पढ़ा नहीं पीछे हमने, एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। पिछली स्लाइड में आप लोगों ने सीखा कि एसिड और बेस मिलके क्या देते हैं भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। अब सिर्फ एक ही तो कमी है, एसिड हमारे पास है, सॉल्ट वाटर है, कमी क्या है, बेस की, तो इसका मतलब जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होगी वो बेसिक हो गई, ठीक है। तो इनका नेचर क्या हो गया बेटा, इनका नेचर हो गया आपका बेसिक। ये आपकी बेसिक नेचर की ऑक्साइड्स होती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, MCQ हो, एनीथिंग, इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना बचना चाहिए जिसे आप नहीं लगा पा रहे हैं। सब दिमाग का खेल है, सब कंसेप्ट का खेल है, बस हाथ चलाने हैं, ठीक है, सिर्फ दिमाग चलाना है, हाथ चलाने हैं, कुछ नहीं चलाना और, ठीक है, नहीं वैसे भी कुछ नहीं चलाना है, ठीक है। तो आपका मेटल ऑक्साइड क्या हो गई भाई, लिखा हुआ है जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। अगर आपसे इसका रीज़न पूछ लिया जाए कि बेसिक इन नेचर क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, अब अगर यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, मेटल ऑक्साइड, क्या पढ़ा, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड है तो नॉन मेटल ऑक्साइड भी होंगी। अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, सबसे पहले तो मेटल ऑक्साइड्स, मेटल, नॉन मेटल, अलॉयज, ये आपके थर्ड चैप्टर में आएंगे, ठीक है। जब तक हम थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ लेते तब तक के लिए बस आपको ये देखना है अगर मेटल है तो नॉन मेटल्स भी होंगे। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड कर लिए तो अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी हमको करनी होंगी। नॉन मेटल ऑक्साइड को फिर से हम बेस के साथ करवाएंगे। अरे ये क्या लिखा हुआ है, चलिए लीव इट, मैं ही लिख देती हूँ। यहाँ पे आप कर रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड किसके किसके साथ कर रहे हैं भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ करेंगे, ठीक है। आप बेस के साथ किया तो आपका क्या निकलेगा, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर, क्या निकलेगा, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर। अब सेम, ठीक है, अब सेम देखो फिर से कुछ कमी है, हमारे पास बेस है, सॉल्ट है, वाटर है, बेस है, सॉल्ट है, वाटर है, ठीक है। तो एक चीज की कमी है, किसकी कमी है वो देखना है हमें कि क्या चीज कमी है। ध्यान से, ऐसा नहीं लग रहा है, फिर से एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, फिर से नहीं आ गया। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे, सोचो, सोचने की बात ही नहीं है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड अब एसिडिक होंगे। मेटलिक ऑक्साइड अगर बेसिक हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। एसिड बोलो, एसिडिक बोलो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल तो हमने देखा नहीं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले CO2 ले लेते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड का। CO2 CaOH2 के साथ करवाया हमने। CaOH2 क्या है भाई, CaOH2 क्या है, बेस है, ठीक, क्या है, बेस है। उसके बाद आपका मिलता क्या है उससे, सॉल्ट, फिर से सॉल्ट बन गया, और क्या बन गया है, पानी बन गया,
सिंपल एग्जाम्पल। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जनरली नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। जनरली नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो फिर से बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सोल्ट एंड वाटर। लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेटलिक ऑक्साइड्स क्या हैं, क्या हैं, कमेंट में बताइए क्या है। ठीक है, टाइम स्टैम्प नोट करके कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो मेटलिक ऑक्साइड क्या है आपके, बेसिक, और नॉन मेटलिक क्या है, एसिडिक है। ठीक है, नॉन मेटलिक क्या है, एसिडिक है। वो क्यों है बता सकती हूँ कि अगर वो बेस के साथ या फिर वो वाले एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस पानी, वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करना चाहिए हमको अब। तो उसके बाद अब हमने अगर क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, ब्रेन रोट हो गया है, क्या पढ़ा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स पढ़े हैं। उसके बाद हमारे हैं एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड्स को किसके साथ करवाना है, मेटल कार्बोनेट के साथ। ये भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे हाईलाइटेड नहीं है ये। एसिड को अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ करवाते हैं या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, डोंट रश, व्हाट इज बाइकार्बोनेट एंड व्हाट इज कार्बोनेट, देखेंगे बोर्ड पे बेटा। एसिड को किसके साथ करवाना है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं, तो क्या बनता है हमारा, एक तो सोल्ट, नमक, बार बार नमक ही मिल रहा है, सबके अंदर नमक मिल रहा है। नमक को याद रखेंगे भाई, नमक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिंदगी में भी और इस चैप्टर के लिए भी। क्या मिल रहा है, और एक तो सॉल्ट मिल रहा है, एक CO2 मिल रहा है, एक H2O मिल रहा है, तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो अब मेटल कार्बोनेट क्या होता है, दिस इज योर मेटल कार्बोनेट। ये कौन सा कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पहले कार्बोनेट समझ लेते हैं, फिर हम बाइकार्बोनेट पे जाएंगे। तो HCl क्या है आपका, एसिड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। आ गया भाई, फिर से वही बात कि अगर कोई भी रिएक्शन कर रहे हो आपको ये याद होना चाहिए कि क्या चीज़ निकल रही है, क्या निकल रही है, CO2 और वाटर। तो सबसे पहले फटाफट लिख दो CO2 और वाटर, ये लिख दिया, CO2 और वाटर। उसके बाद आप सोल्ट बना लें अपना NaCl। अगर ये इक्वेशंस बैलेंस्ड नहीं है तो प्लीज़ इसको बैलेंस्ड करके लिखेंगे, मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लिख कर आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पे आएंगे H2SO4। क्या होता है भाई H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, किसके साथ, ये तो पूरा ही नहीं लिखा हुआ, NaHCO3 के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, NaHCO3 क्या है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है, NaHCO3 एंड NaCO3, इनमें डिफरेंस है। ये क्या है, ये कार्बोनेट्स हैं। मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कार्बोनेट्स हैं। जो ये नीचे वाला आपको दिख रहा है NaCO3, ये आपका है बेटा कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट। कैसे पता चलेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, डेट्स इट, क्या पता लगाना है इससे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है NaHCO3, NaHCO3 ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके दो नाम होते हैं, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों एक ही बात है, इनके कोई भी वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इजी। क्या बन रहा है भाई, सोल्ट, CO2 की गैस और H2O, इजी, वेरी इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम क्या देखेंगे, CO2 को देखेंगे। पहले तो क्या करती है ये CO2, क्या करती है आपकी, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। कैसे करती है ये सीखेंगे पहले हम। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिल्की कर देती है। अब वो मिल्की कैसे करेगी पहले ये देखना है।
देखो मिल्की कैसे करेगी वो, CO2 है आपकी, सबको दिखाई दे रही है भाई CO2, अगर उसको हम लाइम वाटर से पास करें, लाइम वाटर क्या है आपका CaOH2, ये है आपका लाइम वाटर, क्या है लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला याद रखना है, कोई इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेगा, अपने लिए बोल सकते हो, किसी के सामने मत बोलना, किसी टीचर के सामने नहीं बोलना, ठीक है। इसको बोलेंगे लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम ही है, ठीक है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, अब आपका ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट क्या कर रहे हैं मतलब लाइम वाटर में से हमने अब CO2 को पास किया है, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, एक तो वाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, पीछे पढ़ाया था कार्बोनेट, कार्बोनेट CaCO3 फॉर्मूला, ठीक, और क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और अगर अभी निकला क्या हमारा वाइट PPT का क्या मतलब है, वाइट PPT मतलब वाइट प्रेसिपिटेट, PPT लीड्स टू प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट PPT क्या है आपका, प्रेसिपिटेट है, ठीक है, PPT क्या है, प्रेसिपिटेट है हमारा। तो अब अगर मैं इसको डायग्राम से शो करना चाहूँ कैसे होगा, देखो पहले ये भी तो समझ लें हम, अब क्या बना आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं उसके अंदर से थोड़ी सी और CO2 पास कर दूं, अब एक बार तो कर दी, थोड़ी सी और कर दूं, ज़्यादा कर दूं, मेरा मन कर रहा है कि मेरे पास ज़्यादा CO2 मेरे को और ज़्यादा पास करनी है, अब मैंने और पास कर दी, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा भाई, क्या है ये, इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है, ऐसे देखो याद करना है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम, अरे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिख सकते हैं आप अपने आप इसको, ठीक, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको डायग्राम से शो करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकती हूँ, ये आपका क्या है, क्या है भाई, लाइम वाटर है, क्या है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर है ये, ठीक, ये आपका लाइम वाटर है। अब इसके अंदर से मैंने CO2 पास करी, क्या की, CO2 पास की, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये बन गया जी मिल्की। इज दिस कलर विजिबल है, नो आई थिंक सो, ठीक है, इसमें से हमने क्या पास की, CO2 पास करी है, यहाँ से इसमें से हमने CO2 को पास किया, ठीक है, CO2 को जैसे ही पास किया ये मिल्की सब्सटेंस हो गया, ये क्या हो गया, मिल्की हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक्सेस CO2 पास कर दूंगी, एक्सेस CO2 और ज़्यादा CO2 पास करूँ, मन कर रहा है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और बन क्या जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर आपकी एक्टिविटी पूछ ली जाती है, क्वेश्चन बना लिया जाता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो भाई मिल्की कर रही है, या कोई ऐसा टेस्ट बताइए जिससे आपको पता चल रहा है कि ये मिल्की हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। वी विल डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव अनदर टॉपिक that is strength of acid and base. Strength of acid and base, what do you mean by, my first question, जब भी मैं कोई स्लाइड खोलती हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि भाई मीनिंग बताओ भाई इसका। देखो मैं मीनिंग इसलिए पूछती हूँ, जैसे ही आपको मीनिंग आ जाएगा ना उस टाइम आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका ये मतलब है, ठीक है, इसीलिए मेरा मोटिव हमेशा ये होता है कि मैं मीनिंग पूछूं हर चीज़ का। तो अब देखो क्या क्वेश्चन है क्या टॉपिक है हमारी, सॉरी, there is a topic named strength of acid and base. What do you mean by strength? Strength वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, ताकत, कि भाई मैं जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैं उनको देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि हाँ मैं और
आगे बढ़ूं, उनको सब कुछ प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो अब ऐसे ही बताने हैं कहाँ चले जाते हैं लाइफ में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आपको कैसे बतानी है, तो जिसके पास, अच्छा मेरे को ये बताइए कि एसिड की पहचान, एसिड की पहचान क्या होती है, पानी में H+। एसिड की पहचान होती है पानी में H+, एसिड की पहचान पानी में H+। ठीक है, बेस की पहचान पानी में OH-। ठीक, तो अब मैं अगर कहूँ कि जो जितना ज़्यादा H+ आयंस देगा, जो जितना ज़्यादा H+ आयंस देगा वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा अच्छी, जो जितना ज़्यादा कम देगा उसकी स्ट्रेंथ कम। एज इजी इट इज। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते क्या है, पहले ये देख लो। गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। जो H+ आयंस की आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा देंगे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स में लिखेंगे। वीक एसिड्स आपके कौन से होते हैं, जो आपके H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है या फिर क्वांटिटी होती है वो कम देंगे, उसको बोलते हैं आप वीक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वही सेम चीज़ जो एसिड्स में करी है वही सेम बेस में होगा, कुछ अलग तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई OH- आयंस जो ज़्यादा दे रहे हैं वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस, अगर जो कम दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक बेस। वो क्या हो जाएंगे आपके वीक बेस। OH- आयंस कम दे रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये आपको याद करने हैं। इसके लिए मेरे पास फिलहाल तो कोई ट्रिक नहीं है। इफ़ आई विल बी हैविंग सम ट्रिक आई विल एक्सप्लेन इन द कमेंट बॉक्स और विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। अभी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद करना है। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है कि इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत हो। तो आपका पहला होता है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अनदर वन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अनदर वन इज HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और वीक एसिड में आपका आता है भाई एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है तो इसको इग्नोर करें। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। इधर अगर स्ट्रॉन्ग बेस पे आएंगे तो भाई NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वीक बेस पे आएंगे भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम। NH4 क्या है, अमोनिया। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपका है जिंक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है FeOH2। ठीक है, उसके बाद ये भी है भाई CuOH2 भी है। ये थोड़ा सा PPT में प्रॉब्लम आ रही है हमारी। ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करें, ये आपको लर्न करना है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे। वो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी कंसेप्ट हमने किया एसिड और बेस की स्ट्रेंथ का, किसका, स्ट्रेंथ का। अब स्ट्रेंथ के ऊपर तो क्वेश्चन एक बनता है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड विच इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, एक हो गया आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, अनदर वन इज एसिडिक एसिड CH3COOH। विच वन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई। पहले आपको याद रखना है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग था कौन, HCl ये रहा, CH3COOH ये रहा। स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl है। स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl है। सबसे पहले आपको लिखना है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको लाइन में लिखना है आपको, पूरा लाइन बना के। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि एंड वाई, क्वेश्चन में वाई भी पूछा हुआ है, क्यों है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होगा, कोई स्ट्रॉन्ग क्यों है, कोई स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा है। उसकी ताकत क्या है, H+ आयंस है। एसिड की ताकत H+ आयंस है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों है भाई, क्योंकि HCl प्रोड्यूस मोर H+ आयंस, मोर नंबर ऑफ H+ आयंस। ये जो क्वेश्चंस आपको वीडियो में करवाए जा रहे हैं उसके साइड में ही उनके ईयर्स लिखे हुए हैं कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पर प्लीज़ ध्यान दें। और इसके साथ देखो ये 3 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 3 है, तो क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे पढ़ के सॉल्व नहीं करना है, फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, लिख दिया,
वाई भूल जाएंगे, ठीक है, वाई नहीं बताएंगे, या फिर सीधा वाई बता देंगे, वाई मतलब क्यों वाला आंसर दे देंगे, पहले वाला आंसर रह जाता है तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव 3 क्वेश्चंस इन 1 क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है? पहला हो गया किन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा क्वेश्चन वाई क्यों है, और अनदर क्वेश्चन है कि भाई नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो 1 मोर स्ट्रॉन्ग एसिड का। कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लिख सकते आप, H2SO4 लिख दीजिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट H2SO4, नाम इसका, मॉलिक्यूलर नेम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन चुके हैं। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ CBSE 2021. Moving on to the next slide, we have pH. So starting with the new topic, this is our new topic. यहाँ पे थोड़ा एसिड बेस का थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा एसिड बेस का हमने कम कर दिया है, कम क्या ख़त्म ही हो गया एक तरह से पार्ट। इसके बाद सोल्ट्स आएंगे हमारे। सोल्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। पीएच को हम पहले बोलते हैं, लैटिन वर्ड है ये, पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है आपका इंग्लिश में पावर। पावर कि ये बताता है कि कितनी पावर है एसिड और बेस की। अब ये तो जान लिया कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। अरे वो कितना स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स में कितने नंबर का स्ट्रॉन्ग है, 10 नंबर का, 9 नंबर का, कितने नंबर देना चाहोगे आप उसको, ठीक है, वो आपका बताएगा पीएच। ठीक है, क्या बताएगा, पीएच। तो क्या करता है पीएच, मेजर करता है H+ आयंस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, कितने उसके अंदर H+ आयंस है वो मेजर कर लेता है। ठीक है, पीएच की रेंज क्या होती है, पीएच की रेंज होती है आपकी 0 to 14। 0 to 14 ये पीएच स्केल मैंने बनाया हुआ है कलरफुल, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 to 14, 0 to 14 वी हैव। एंड जितना जितना पीएच और H आयंस में रिलेशन आपको याद रखना है। पीएच और हाइड्रोजन आयंस में क्या रिलेशन होता है, अगर हाइड्रोजन आयंस आपके बढ़ रहे हैं तो पीएच आपकी घट रही है, हाइड्रोजन आयंस अगर बढ़ रहे हैं तो पीएच क्या कर रही है, घट रही है। अपोजिट होते हैं ये, कैसे अपोजिट होते हैं वो बताऊंगी। H+ आयंस बढ़ रहे हैं, अगर H+ आयंस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। कैसे एसिड है पहले ये देखेंगे, इससे समझ में आएगा, पहले ऐसे नहीं आएगा। अब हियर इट इज अ पीएच स्केल, पीएच स्केल इज गिवन हियर। ठीक है, 14 है, इसको हाफ में डिवाइड कर देते हैं, 7 2 14। 7 पे आपका होता है न्यूट्रल, लिखा हुआ है यहीं पे, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, जितना जितना इस तरफ बढ़ते जाओगे, जितना राइट साइड बढ़ते जाओगे उतना आप बेसिक होते चले जाएंगे, और जितना इसके लेफ्ट साइड बढ़ते चले जाएंगे उतना एसिडिक हो जाएगा, उतना एसिडिक हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका होता है, बचपन से हम रेनबो को देखते आ रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक और वर्ड याद था, विबग्योर। वी कैन यूज हियर विबग्योर, उल्टा लिखना है भाई, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर यहाँ से स्टार्ट करना है। जितना जितना आप रेड की तरफ बढ़ेंगे, जितना जितना आप रेड की तरफ बढ़ेंगे उतना आपकी जो पीएच है वो एसिडिक होती जाएगी। जितना आप इस तरफ आएंगे वॉयलेट की तरफ, जितना वॉयलेट की तरफ आएंगे उतना वो बेसिक होता चला जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसका, तो ये हम दोबारा करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था, दैट इज इट। विबग्योर, जितना इस तरफ जाते जाएंगे एसिडिक, जितना इसके इस तरफ आते जाओगे बेसिक, और ये जो बीच वाला होता है वो आपका होता है न्यूट्रल। ठीक है, वो आपका होता है न्यूट्रल।
तो हमारा टॉपिक तो देखा नहीं हमने, क्या लिखा हुआ भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल, फिर से वही बात की, मतलब स्टार्ट करते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब, इंडिकेटर्स का मतलब हम फर्स्ट लेक्चर में जान चुके हैं, जो इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं। तो सब्सटेंस जो डिटेक्ट करते हैं नेचर ऑफ केमिकल एज एसिड और बेस, जो बताते हैं आपको नेचर कि ये एसिड है या बेस है, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं कि वो कैसे हैं भाई, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ये बताते हैं। तो वो कौन बताता है आपको? यूनिवर्सल इंडिकेटर बताते हैं। उसका सबसे मेन एग्जाम्पल होता है पीएच पेपर, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जितना इस तरफ वॉयलेट की तरफ जाते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा भाई? एसिडिक। जितना इस तरफ आते जाएंगे क्या होता जाएगा भाई? बेसिक। उल्टा लिख दिया है, इधर आपका एसिडिक होगा। जितना रेड की तरफ जाते जाएंगे उतना एसिडिक, और जितना वॉयलेट की तरफ जाते जाएंगे उतना बेसिक, ठीक है। कुछ पीएच यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपकी सिलेबस में है, सिर्फ वही पीएच आपको ज़्यादातर याद रखने हैं। तो पहला पीएच है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, NaOH। इसका पीएच होता है फुल 14, ठीक है, यानी ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक था, ये पीछे पढ़ा था हमने। उसके बाद हमारा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10। व्हाट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? दैट इज़ MgOH2। MgOH2, इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसकी भी 10 है, ये भी बेसिक में आ गया। उसके बाद प्योर वाटर, और जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी न्यूट्रलाइज ही होगा, तो उसका भी न्यूट्रलाइज होता है अप टू 7 to 7.8 के बीच में होता है वाटर का, क्योंकि वाटर भी वेरी करता है। टैप वाटर है, प्योर वाटर है, गंदा पानी है, कैसा है, पानी में भी वेरिएशंस है। तो 7 से 7.8 में जाएगा। उसके बाद लेमन जूस है। लेमन जूस में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो ये हो जाएगा 2.2, ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, बायो में पढ़ेंगे हम। गैस्ट्रिक जूस का होता है हमारा 1.2 होता है हमारा। ये हमारी बात हुई पीएच की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच तो पढ़ लिया, बट उसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होगी। अगर जो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसकी हमेशा इंपॉर्टेंस हमें जाननी होती है कि क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, सिर्फ वही हमने इंपॉर्टेंस को उठाया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बट हमें वो करनी है जो हमारी एनसीईआरटी में है, क्योंकि उसी में से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस है पीएच रेंज फॉर ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी पीएच रेंज होती है हमारी 7 to 7.8, 7 to 7.8। और पीएच रेन वाटर की, जो रेन वाटर है, बारिश हो रही है, अगर उसकी पीएच 5.6 से आपकी कम हो रही है तो आपकी एसिड रेन बन जाती है। एसिड रेन बन जाती है जो कि बॉडी को बहुत हार्म करती है, बॉडी जल जाती है, फेस रेड हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है एसिड रेन में, ठीक है। अब क्या है, अब जो एसिड रेन है, अगर एसिड रेन हो गई, एसिड रेन क्या होगी? रिवर्स में गिरेगी, जाके नदियों में गिरेगी। नदियों में गिरेंगी तो रिवर्स का जो पीएच लेवल होता है उनको ख़राब करेंगी। जैसे ही वो ख़राब होगा तो उसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश, वेल्स, प्लांट्स, इवन प्लांट्स भी, ये सब क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एसिड रेन भी हमारे लिए हार्मफुल है। कब हार्मफुल हो जाएगी? जब उसका पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, तब वो एसिड रेन बनेगी, नहीं तो रेन वाटर इज़ गुड, ठीक है। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंस है स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी में एक एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये याद रखना है, इसका नाम याद रखना है कि हर एसिड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? एसिड का भी काम होता है हमारी बॉडी में। क्या काम होता है वो? पहली बात तो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद कई बार खाना खाते हैं तो इनडाइजेशन हो जाता है हम लोगों को। इनडाइजेशन के लिए हम एक
चीज़ लेते हैं, हमारे सबके घर में अवेलेबल है, जैसे कि इनो हो गया, और अब तो इनो की वो चुई बाइट्स भी आती हैं। तो वो किस लिए होती है आपकी, जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया उससे आपको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी कब होती है, इनडाइजेशन होती है, खाना अच्छे से मतलब पचता नहीं है, इनडाइजेशन बोलते हैं उसको। तो वो कब होती है, जब वो एसिड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। पीपल यूज़ एंटासिड्स जो घर में होता है हमारा, इनो हो गई, बेकिंग सोडा होगी, बेकिंग सोडा इनो में होता है। एंटासिड क्या करता है, एंटासिड क्या ही करेगा, आप आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो एंटासिड का क्या रोल होगा कि भाई उसको न्यूट्रलाइज करेगा, वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ये रोल लिखा हुआ है एंटासिड का। एंटासिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस ऑफ एसिड को। और हमारे माउथ का पीएच क्या होता है, 5.6 से अगर वो कम हो जाए तो टूथ विल डीके। अगर हमारा माउथ है, ठीक है, रात को हम लोग सो जाते हैं, अगर हम सुबह उठ के ब्रश ना करें और हमारी पीएच 5.5 से कम हो जाए, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं करिए यहाँ पे, माउथ की बात करिए, माउथ की अगर 5.5 से पीएच कम चली जाती है तो टूथ डीके हो जाता है, डीके हो जाता है, या फिर पायरिया हो जाता है, प्लाक लग जाती है, या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए किस वजह से होता है, शुगर और फूड डिग्रेडेशन हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ की जाती है जो सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि वो बेसिक नेचर की होती है, वो एसिड को आपके, जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में काम आती है और एक्सेस एसिड और को हटा देती है और माउथ को जर्म फ्री कर देती है। जो मैं बोल रही हूँ पीछे वही सेम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज हनी बी स्ट्रिंग। हनी बी स्ट्रिंग में क्या, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये याद रखना है कि हनी बी स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। अब हनी बी जो होती है मधुमक्खी, अगर वो आपको काट ले तो वो आपकी बॉडी पे एक फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। उनकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड होता है, वो आपकी बॉडी पे फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है, ब्लड निकलता है और भी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको बेस की ज़रूरत होगी। बेस जैसे कि कौन सा, बेकिंग सोडा सबके घर में अवेलेबल होता है, तो अगर आप वो रगड़ लेते हैं, लगा लेते हैं, तो वो एसिड और बेस आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। अगर कोई अगली बार से आपसे पूछे कि इसके ऊपर ये क्यों लगाया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं जो ये बी है वो जो काट के गई है, तो वो फॉर्मिक एसिड आपके ऊपर छोड़ के गई है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा लगा रहे हो या फिर जो कोई भी दूसरा बेस आपके घर में अवेलेबल हो वो लगा रहे हैं। उसके बाद आपको आता है नेटल स्टिंगिंग हेयर, ठीक है, उसके अंदर आपका एसिड होता है मिथानोइक एसिड। अब ये एसिड्स को जो हमें याद करना है उसकी भी ट्रिक्स हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगी आपको। और ये क्या करता है, नेटल स्टिंगिंग हेयर, ये एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है, एक तरह का प्लांट होता है। अगर इसको आप टच करते हो तो बहुत पेन होता है, पेनफुल व्हेन टच्ड, ठीक है, जब भी उसको पेनफुल उसको टच करते हैं तो वो पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है, पेन प्रोड्यूस करता है हमें, ठीक है। लेकिन अब हम नेचर में रहते हैं तो नेचर की आदत है कि अगर वो कुछ अब बुरा भी दे रही है हमें तो उसकी रेमेडी भी उसके साथ देती है, ठीक है, उसके साथ। तो जो नेटल स्टिंगिंग हेयर का प्लांट है, नेटल स्टिंग का प्लांट है, उसके साथ ही अपने आप नेचर ने एक प्लांट ग्रो कर रखा है, अपने आप ही वो प्लांट ग्रो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट, जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट क्या करता है, डॉग प्लांट की अगर आप लीफ लेके उस इन्फेक्टेड एरिया पे रब कर लेते हैं, ठीक है, उस इन्फेक्टेड एरिया पे अगर रब कर लेते हैं तो उसका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे होता है, जो उसकी जो लीव्स होती हैं वो बेस का काम करती हैं, एसिड और बेस जब आपस में आप रब करेंगे फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपकी जो बॉडी पे वो स्टिंग आया है, जो इन्फेक्शन आया है वो ठीक हो जाएगा। रेमेडी इज रबिंग एरिया विद डॉग प्लांट। डॉग प्लांट कहाँ होता है, ऑफन ग्रोज बिसाइड्स निटल, उसके पीछे ही, निटल के पीछे ही आपका वो जो प्लांट है वो ग्रो करता है। नेचर जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करता है, हमारा नेचर तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मानता है, तो हम तो ज़रूर मानेंगे केमिस्ट्री में। Moving on to the next slide, we have pH of salts, that is, अब salts की pH हमको याद रखनी है। pH कैसे याद रखनी है, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मेन क्वेश्चंस बनते हैं।
कैसे बनते हैं? सबसे पहले हमको पता है एसिड और बेस आपको क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब इसको याद करने का क्या तरीका है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को डाल रहे हैं, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो मिलता है बेसिक सॉल्ट, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो मिलता है एसिडिक सॉल्ट। वाटर तो सब में मिल ही रहा है, तो अब इसको याद कैसे करना है कि सॉल्ट कौन सा मिल रहा है। तो इसमें से एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, जोन सी रिएक्शन में जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, उसी का सॉल्ट बन रहा है। देखो फर्स्ट है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर न्यूट्रल बनेगा सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट। अगर हम यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग क्या है हमारा, इसके अंदर बेस है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमारा बेस है, तो हमारा सॉल्ट कैसा बन रहा है, बेसिक बन रहा है, और वाटर सेम टू सेम बन रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड क्या है, और तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं, इसको हम करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप ये रिवाइज कर सकते हैं। पीएच, पहले तो एसिड वाटर का किसके साथ रिएक्शन, आपस में रिएक्शन, एसिड प्लस बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। और पीएच के बारे में हमने पढ़ा, पीएच सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, ये वाले टॉपिक हम दोबारा से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप ये रिवाइज करो, और कोई इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट बिलो। सो थैंक यू।